हाँ जी, सो वी हैड टू बेटा लाइट ऑफ कर दो। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे, किस टाइप के टेक्स्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट। सबसे पहले आते हैं नरेटिव टेक्स्ट। व्हाट आर दोज? Narrative text is to amuse, entertain and deal with actual and various experience in different ways. Narrative text also has powerful story to entertain readers. Narrative text जैसे राजा रानी की कथाएं, पर सबसे ज़्यादा amusement, कई उसमें कॉमेडी भी हो सकती है, समझ लो तारक मेहता, वो भी एक तरह का नरेटिव ही है, ठीक है ना। आप लोग उसको पूरा नरेट करके भी बता सकते हो। According to Knapp, narrative is not simply about entertaining a reader's audience, though it is generally always does so. It means narrative is any written English text which the writer wants to amuse, entertain people and to deal with actual experience in different way. Generic structure of narrative text. इसमें ये बता रहा है, नैप ने ये बात बोली है कि नरेटिव टेक्स्ट सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए नहीं होता, कई इंफॉर्मेशन भी देते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन भी दी जाती है अकॉर्डिंग टू द रीडर्स, के रीडर के हिसाब से उनको जनरलाइज इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। सबसे पहले उसमें चीज़ होती है नरेटिव टेक्स्ट में ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है? सेट द सीन एंड इंट्रोड्यूस द पार्टिसिपेंट, टाइम एंड प्लेस। जैसे कोई प्ले हो, कोई भी नरेटिव स्टोरी हो, तो सबसे पहले क्या होती है? सेट ऑफ द सीन, के सीन कौन सा है, सीन 1, एक्ट 1, ठीक है, सीन कौन सा है। उसके अलावा पार्टिसिपेंट्स का इंट्रोडक्शन, कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इस प्ले में या उस पर्टिकुलर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? सेट ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स दैट इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन इन द स्टोरी, कि आगे चल के उस स्टोरी में चेन ऑफ इवेंट्स कैसे बनेंगे, कॉमेडी बनेगी या कोई मर्डर मिस्ट्री होएगी या मतलब कि किडनैपिंग होगी, मतलब जैसे जैसे सीरीज ऑफ इवेंट्स बनते हैं, कोई वो गिली गिली छू मैजिक वाला होगा, ठीक है, वो इस नागिन सपेरा टाइप्स, मतलब किस तरह से स्टोरी वो फॉर्मुलेट होएगी, वो होता है कॉम्प्लिकेशन। बिकॉज जिसमें कि व्यूअर को हमेशा रहे कि सोचता रहे आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, मिस्ट्री बनी रहे। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन, इन विच द कैरेक्टर्स फाइनली सॉर्ट आउट द कॉम्प्लिकेशन। एंड में जो सॉर्ट आउट, क्राइम पेट्रोल होता है, एंड में हर केस सॉल्व हो ही जाता है, चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड केस हो, मिनटों में सॉल्व होता है। सो सॉल्व करना, रिजॉल्व करना कि उस चीज को सॉल्व कैसे किया गया। नेक्स्ट स्टेटेड दैट देयर आर सम लैंग्वेज फीचर्स इन नैरेटिव टेक्स्ट व्हेन सीक्वेंसिंग पीपल एंड इवेंट्स। In the time and space, narrating typically uses action verbs. For example, went, collecting, saw, coming. Mostly ने आपने क्या बताया कि इसमें action verbs यूज होते हैं। Naturally, हर एक चीज़ में action हो रहा है तो उसमें action verbs ही यूज होंगे। कैसे वो आ रहा है, जा रहा है, कैसे वो देख रहा है, चल रहा है। जैसे अगर सपोज करो कोई हॉरर है, ठीक है ना, कि वो पेड़ के ऊपर से सडनली भूत जंप कर रहा है, ग्रेव खुल रही है, उसमें से भूत निकल रहा है, मतलब कि एक तरह का सीक्वेंस बना रहता है और सब में एक्शन ही है, ठीक है ना। अगर कोई कैरेक्टर चल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है, गा रहा है, सो ऑल दीज आर एक्शन वर्ब्स जो कि उसमें यूज होते हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नरेटिव टेक्स्ट? सबसे पहली चीज है, अ नरेटिव टेक्स्ट टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू एंड कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग वर्ड, इमेज और साउंड। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी होती है, चाहे 10 स्टोरियां हो उसमें, पर एक कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टोरी चल रही है कि हाँ ये एक राजा था, रानी थी, वो जंगल में से जा रहे थे, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि उन्होंने अपने महल में पहुंचे, या कोई भी चीज़ अगर वैसी स्टोरी हो, कोई मर्डर मिस्ट्री हो कि हाँ उस लड़की को तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया, वो नीचे आके गिरी, फिर बाद में पुलिस ने कैसे सॉल्व किया, उसका बटन मिला कोर्ट पे, ऐसे ऐसे ही सब कुछ होता है। सो हर तरह के कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि कैसे वो स्टोरी, ताकि वो जो व्यूअर है वो भी उसमें इंगेज रहे, ठीक है ना। एंड तक अब होता है कि हाँ गेस करते रहो कि हाँ ये कातिल था या वो कोई फैमिली मेंबर फिर निकलता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और फिर एंड में ये भी निकलता है कि उसने वो क्यों किया, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है। विदाउट रीज़न नथिंग हैपेंस, कि वो आपस में जी भाई जेलस थे, इसलिए बड़े भाई ने जी, बड़ा भाई ही एंड में खूनी निकला, उसी ने मारा, ठीक है, प्रॉपर्टी का ये वो यही सब आता है क्राइम सीरीज में। नेक्स्ट इज इट्स पर्पस इज टू नरेट द इवेंट्स, एंटरटेन एंड एंगेज द। हाँ, उसका पर्पस क्या होता है?
नरेट द इवेंट्स, जो इवेंट हो रहे हैं उसको नरेट, अपना हाथ नीचे करो प्लीज, पुट योर हैंड डाउन। हाँ, नरेट करना इवेंट्स को कि इवेंट क्या चल रहे हैं, एंटरटेन, आप लोगों को एंटरटेन करके और आपको इंगेज रखते हैं ताकि आप एंड तक देखते रहो कि हाँ पता तो चले, पता तो चले। चैनल नहीं आप चेंज करते, क्यों? ताकि आपने वो, आपको ये होता है कि मेरा वो जो सीक्वेंस चल रहा है वो हिल ना जाए स्टोरी का, ठीक है। इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस है, आपको भी पता है कि वो सबको इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस है, असल में कोई मर्डर नहीं हो रहे हैं, आपको भी पता है, पर आप उसमें पूरा खो जाते हो। सडनली कोई कहीं से कोई चीज़, अगर सपोज करो हॉरर देख रहे हो, बहुत सडनली पेड़, तो आप भी डर जाओगे, ठीक है। तो वो सब कुछ ताकि आप उस थॉट प्रोसेस में इंगेज रहो। अगर कोई स्टोरी चल रही, कुछ भी चल रहे हो, नागिन से पेड़ा भी चल रहे, तो उसमें ऐसे देखते रहोगे, पूरा इंगेज रहोगे। नरेटिव कैन ऑल्सो बी यूज टू टीच, परसुएड एंड इन्फॉर्म द, आपको टीच, कई मैसेज, मोटिवेशनल मैसेज भी होते हैं, ठीक है, आपको परस्यूड करते हैं। व्हाट इज परसुएड करना? मोटिवेट करना आप लोगों को, आप भी हाँ हाँ मैं भी ये चीज़ करके देखूँ, कुछ मोटिवेशनल मैसेज अगर जिसमें हो। एंड इन्फॉर्म द रीडर, रीडर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जो कुछ पढ़ रहे हो आप, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसमें क्या क्या होती है? फोक टेल्स, फोक टेल क्या होती है? दंत कथाएं, फेरी टेल्स, परियों की कथा, ट्रेडिशनल टेल्स, ट्रेडिशनल जैसे कि कहीं किसी प्रांत की, किसी राज्य की, जैसे अगर कोई लोग आगरा जाओ आप, तो वहाँ पे वो आपको राजा महाराजाओं की कथा सुनाने बैठ जाएंगे, ठीक है। वहाँ जाओ आप जैसलमेर, बीकानेर, वो राजपूताना कथाएं सुनने बैठोगे, ठीक है। अब नॉनिकल ड्रीमिंग स्टोरीज, ड्रीमिंग स्टोरीज कि हाँ एक परियों का देश था, वो जो बचपन में नाना नानी की कथाएं सुनते थे आप, ठीक है। मिथ्स एंड लेजेंड, मिथ क्या होता है? यार आपको एग्जांपल भी दिया था, बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है। जो मिथ्स हम सोच लेते हैं कि हाँ ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, जैसे कहते हैं कि चांद के सामने खड़े होने से, चांदनी रात पे खड़े होने से इंसान अमर हो जाता है, हमारे ज़माने में ये बताया जाता था, हाँ, कि जो चांद के सामने, चांदनी रात में चांद के सामने ऐसे करके देखे वो अमर हो जाता है, हमारे बचपन में कथा सुनाई जाती थी। बट ऑल दिस इज मिथ, कुछ भी नहीं ऐसा होता। लेजेंड्स, लेजेंड मतलब कोई कथा बता दी, जैसे कि ये हो जाएगा। बैलेड्स, बैलेड भी होता है कि वन एक्ट प्ले, ठीक है। उसके अलावा प्ले स्क्रिप्ट, वो आपको पता ही है, जो मैंने आपको बताया था, शेक्सपियर वगैरह। पिक्चर स्टोरी बुक्स, शॉर्ट, आपने बचपन में पढ़ी पिक्चर स्टोरी बुक जब पढ़ते थे, शॉर्ट स्टोरीज, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन स्टोरीज, ठीक है, ये सब होती है। एडवेंचर स्टोरीज जैसे रॉबिन हुड, हकलबेरी फिन, वो सब एडवेंचर स्टोरीज है। नाउ व्हाट आर द लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ अ नरेटिव टेक्स्ट? इसके फीचर्स होते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग अ नरेटिव टू डेवलप पर्सनल वॉइस। सबसे पहली चीज होती है कि पर्सनल वॉइस, आपकी खुद की वॉइस और यूनिक स्टाइल। दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग लैंग्वेज चॉइस दैट हेल्प्स टू कन्वे न्यू एंड इंटरेस्टिंग प्लॉट, कैरेक्टर एंड इवेंट्स। When writing a narrative, the author must decide how to use language to develop subject matter and storyline. आपको जो, जिसने सपोज करो आपने लिखनी है, आपको पता होना चाहिए मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है, मेरी स्टोरी लाइन कैसे होनी चाहिए, किस तरह से जो रीडर्स हैं वो आपकी स्टोरी में इंगेज रहें, वो आपकी स्टोरी में बने रहें। तो आपको पता होना चाहिए कैसा इंटरेस्टिंग प्लॉट होएगा, कैसे कैरेक्टर्स। नेचुरली मैं आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल या तो क्राइम पेट्रोल या तारक मेहता का देती हूँ, क्योंकि शायद मुझे वही इंटरेस्टिंग लगता है। मैं टेलीविजन पे उसके अलावा कुछ नहीं देखती। अगर टीवी, अब तो मैं टीवी देखना, मेरे ख्याल साल 1.5 साल हो गया मैं टीवी नहीं देखती, मैं मोबाइल पे ही तारक मेहता देख लेती हूँ, क्योंकि अब क्या तारक मेहता इज महा बोरिंग। अब नहीं, मैं रिसेंट साल हो गया मेरे को टीवी छोड़े हुए। क्राइम्स, हाँ, क्राइम पेट्रोल भी मैं अपने ओल्ड एपिसोड्स ही देखती हूँ। बाकी मेरे पास बहुत काम है करने को, आई डोंट हैव टाइम टू वॉच द इडियट बॉक्स। आई कॉल टेलीविजन द इडियट बॉक्स, कई लोग इडियट बॉक्स ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कौन, क्या, आप किस तरह से एंगेज रहते हो अगर कोई इंटरेस्टिंग प्लॉट हो, इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन हो, ठीक है। उसके अलावा while writing a narrative the author must decide how to use language to develop the subject matter and storyline. लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर आपने कोई स्टोरी लिखनी है, आपको पता होना चाहिए कि जो मैं लैंग्वेज लिखूं उसकी डेवलपमेंट कैसे हो, किस तरह से जो व्यूअर्स हैं या जो रीडर्स हैं वो स्टोरी लाइन में आपके साथ बंधे रहें। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव नरेटिव। डिस्क्रिप्टिव नरेटिव कनेक्ट्स द इमेजिनरी आइडियाज। इमेजिनरी आइडियाज ही होते हैं, ठीक है, हमें भी पता है कि वो रियल नहीं है। एंड डिटेल्स टू कन्वे अ सेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। डिटेलिंग, पूरी पूरी डिटेलिंग दी होती है कि यहाँ पे वो किला शुरू हुआ था, यहाँ से वो दरवाज़ा था, वहाँ से वो नीलम शहजादी आई जो हमारे ज़माने में होती थी, ठीक है। फिर वो विजय घोड़े पर आया
और जैसे ही उसने घोड़ा पाप किया नीलम शहजादी गायब होगी। ये हमारे ज़माने में बहुत फेमस स्टोरी होती थी। तो हम सच में सोचते थे कि वो नीलम शहजादी है, जैसे ही वो किले का दरवाज़ा खुलेगा तो नीलम शहजादी आएगी और जैसे ही वो घोड़ा पाप होगा वो गायब हो जाएगी। क्यों हम लोग वो सच समझते थे, ठीक है। क्योंकि आप क्या है कि आपको उस टाइम ऑफ इवेंट्स में साथ चलते हो। It has two key purpose, that is to create a sense of setting of time and place and to convey the mood and tone of said time and place. किस तरह का उस टाइम एंड प्लेस में मूड है, कैसे वो बन रही है स्टोरी, आइडिया, वो सारा कुछ साथ के साथ कन्वे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्रेटनिंग, अगर कोई धमकी दे रहा है, पीसफुल, अगर कोई बड़ा शांत तरह का कुछ चल रही है, चीयरफुल, हंसी मजाक चल रहा है, क्योटिक क्या होता है, कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो व्हेन वी डिस्क्राइब अ pastoral scene in the rural setting, for example, we might linger to specific image such as wide empty field, abandoned tractor to build up overacting mood such as peaceful simplicity. अगर आप कोई रूरल एरिया वाला देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, खेत खलियान, कोई ट्रैक्टर खड़ा है, बैल चल रहे हैं, या हल से खेत जो है बोता हो रहा है, जोता जा रहा है, उसके अलावा पेड़, यही सब कुछ होगा, ठीक है। तो क्यों, ताकि पीसफुल सा एटमॉस्फेयर दिखे। मोस्टली विलेजेस का एटमॉस्फेयर फिल्मों में कैसे दिखाते हैं, बड़ा पीसफुल है, बड़ा शांत है, ठीक है। द सिटी, हिज सिटी स्टूड मैकनिंग ऑफ द एज, ये पढ़ के देखना कि सिटी वाला क्या होता है, जहाँ पे फूल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसमें क्या हो रहा है, बच्चे घूम रहे हैं, कई सेंचुरीज पुरानी स्लो बिल्डिंग्स हैं। अगर सपोज करो आपने लुधियाना पे लिखना हो तो ओल्ड लुधियाना और न्यू लुधियाना। न्यू लुधियाना कौन सा होगा, ये जो मॉडल टाउन जो जगरांव पुल के उस तरफ है, ठीक है। और ओल्ड लुधियाना जो जगरांव पुल के इस तरफ है, फील्डगंज से लेकर जमालपुर तक, वो सारा ओल्ड लुधियाना है, ठीक है। जहाँ सीएमसी जो मेरा एरिया आ जाता है वो सारा ओल्ड लुधियाना है। और जो जगरांव पुल की दूसरी तरफ चले जाते हैं वो सब न्यू लुधियाना है, वो बाद में बना है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट इज व्यू पॉइंट नरेटिव। व्हाट इज दैट? Often the express purpose of selection of narrative to help to understand views and feelings. व्यू पॉइंट नरेटिव, पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको POV भी बोला जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, उसमें क्या होता है, ताकि नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, स्टोरी लाइन कैसे बनी है, किस तरह से बनी है, क्यों बनी है, ठीक है। की एलिमेंट्स ऑफ नरेटिव, व्यू पॉइंट नरेटिव प्रेजेंट्स इवेंट्स ऑफ सीन सो दैट वी कैन सी एंड अंडरस्टैंड देम थ्रू नरेटिव फीलिंग, डिजायर, बिलीफ, वैल्यू। क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम उस स्टोरी से जुड़ जाते हैं, उनका व्यू, उनका बिलीफ, उनका वैल्यू, उन्होंने क्यों वो बात कही है, कैसे कही है, वो सारा कुछ हम साथ साथ जुड़ के देखते हैं, ठीक है। उसके नीचे भी ये दिया हुआ है, पढ़ के देखना है क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल नरेटिव। हिस्टोरिकल नरेटिव क्या होता है, जैसे कि हिस्टोरिकल रोमांस, कोई फिक्शन स्टोरी, नरेटिव अकाउंट ऑफ इवेंट्स ऑफ द पास्ट, जिसमें दिखाया जाता है चेन ऑफ रिएक्शंस, कैसे कैसे हुआ है। कोई हिस्टोरिक कथा, जैसे हमने टीवी सीरीज में महाभारत देखी है, क्यों राजा लड़ते थे, क्या रीज़न था, क्यों वो भाई आपस में लड़ पड़े, ठीक है। फिर उसमें हमें ज्ञान भी मिला, भगवद गीता का ज्ञान हमें वहीं से मिला कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे क्या क्या बोला, तो वो एक हिस्टोरिकल नरेटिव भी बन गया, ठीक है। हिस्टोरिकल नरेटिव क्योंकि वो बहुत पुरानी हिस्ट्री की कथा है, ठीक है। उसके बाद कर्ण ने कौन सी लड़ाई लड़ी, सारा कुछ आपने उसमें शकुनी भी देखे, उसमें आपने दुर्योधन भी देखे, आपने उसमें अर्जुन भी देखे। तो हर तरह की सीख हमें नरेटिव हिस्टोरिकल इवेंट, रामायण भी आप देखते रहे हो कोविड टाइम में, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी आपको ज्ञान भी मिला है कि हाँ किस तरह से भगवान श्री राम ने सिर्फ अपने पिता के कहने थे 14 साल का वनवास, आज की डेट में वो क्या क्या देखे पिता, हाँ भाई 14 साल के लिए वनवास, गौतम कह रहा है, ठीक है ठीक है ना। आजकल के पुत्र क्या होंगे, वो कोर्ट में पहुंचेंगे, है सच्चाई, ठीक है। पर वहाँ पे क्या दिखाया गया, तो आपको वहाँ से सीख भी मिलती है, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं उससे आपको सीख भी मिलती है कि कैसे एक राजा अपना सब कुछ छोड़ के जंगलों में चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। अ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट यूजुअली फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग अ सिंगल लोकेशन, सिंगल लोकेशन के ऊपर ही काम करते हैं, ऑब्जेक्ट, इवेंट, पर्सन और प्लेस। इट endeavors to engage all five of the reader's senses to evoke sight, sound, smell, taste,
फील। वो डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। मेडिटेशन जैसे ले लो, ठीक है ना, आपकी 5 सेंसेस, पंच तत्व में कैसे हम लोग आत्मा और परमात्मा का मेल, ऑल दैट, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट विल बी वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब, कम्युनिकेशन, सिचुएशन, पर्पस, क्यों वहाँ पे है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से क्यों वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। इसमें साइंटिफिक इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक, डिक्शनरी, गाइड, इसका भी यूजेज होता है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट? The referent in the thing, person or animal described. The quality of party of the element referred list to the descriptive. To provide a clear picture of object, it is necessary to make specific reference. Description can be done to personal, interpersonal manner. मतलब कि पर्सनल और इंटरपर्सनल मैनर से भी डिस्क्रिप्शन की जाती है। किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर पूरी उसकी डिस्क्राइब की जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ताजमहल को, आप एक चीज़ को लेकर भी स्टडी कर सकते हो, पूरा का पूरा नहीं, आप एक टॉपिक बनाकर भी स्टडी कर सकते हो कि हाँ उसके चारों तरफ उसके बड़े बड़े गुंबद हैं और वो बाहर की तरफ हैं, अंदर की तरफ नहीं है। क्यों ऐसा बनाया गया था? वो इसी तरह से बनाया गया था ताकि कल को कोई भूकंप या कुछ आए तो वो ताजमहल पर आकर ना गिरे, वो बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल को कोई नष्ट ना हो। उसके अलावा वो एक ऐसे पत्थर पे ब्लेस्ड है, वो यमुना में है, और वो पत्थर पानी से चलता है, मतलब उसको पानी से जान मिलती है जिसके कारण वो शाइन करता रहता है। और उस पर किसी और ने भी स्टडी की थी, वो उन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर उस पत्थर पे स्टडी की थी जिसके ऊपर ताजमहल सिचुएटेड है। तो कहने का अर्थ ये है कि डिस्क्रिप्टिव होता है एक चीज के ऊपर भी सिर्फ उसी चीज पर आप अपनी स्टडी कर सकते हो और सिर्फ एक चीज के बारे में ही पूरी डिस्क्राइब इन डिटेल कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ नरेटिव टेक्स्ट? The use of spectacle indicator, adverb, prepositional, adverbal phrases, front, back, bottom, पूरे phrases use होते हैं। इसमें adverbs use होते हैं, इसमें phrases use होते हैं, prepositions use होती हैं, which are essential for description of a place, person, placement of an object, space or definition of all parts make it up। हर एक चीज़, क्योंकि बिना preposition, बिना connectors, बिना फ्रेजेस के कुछ भी सेंटेंस क्रिएट नहीं होता। तो इसमें पूरा का पूरा फ्रंट, बैक, फॉरवर्ड, इफ, टू, ऑफ, टू, सब कुछ लगता है। द यूज ऑफ एडजेक्टिव इंडिकेटिंग क्वालिटी, बिल्कुल क्वालिटी, एडजेक्टिव, इट इज़ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट, इट हैज़ गॉट मैग्निफिशेंट, ग्लोरी, ये वो सब कुछ उसमें एडजेक्टिव्स भी यूज होते हैं। द यूज ऑफ शॉर्ट सेंटेंस फॉर क्लैरिटी ऑफ डिस्क्रिप्शन, कोई एक चीज़ को डिस्क्राइब करना हो तो उसमें शॉर्ट सेंटेंसेस भी यूज होते हैं। द यूज ऑफ वर्ब, नेचुरली वर्ब यूज होगा सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म में भी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो पास्ट में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में भी यूज होता है कि आज की डेट में वो मॉन्यूमेंट कैसा है, पास्ट में वो बना कैसे था और आज की डेट में उसकी रख रखाव कैसी हो रही है, कौन सी संग्रह है जो उसको देख रही है, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। The richness and variety of uses of term which is essential to provide a clear, accurate representation concept of the referent and its components। पूरा उसका जो है richness and variety, मतलब कि उसको इस तरह से हम डिस्क्राइब करें कि उसमें बहुत उसकी richness शो हो कि कितना खूबसूरत, पता नहीं कहाँ कहाँ से वर्ड्स ले लेके डिस्क्राइब की जाती है पर्टिकुलर चीज़। Now techniques of a descriptive text. Depending on the subject to describe the purpose and reference, techniques are also vary for the same. A discriminating factor is surely point of view from which you choose and observe and describe a reality. A window onto courtyard, top floor of a palace, center of a square. मतलब कि आप लोग किस तरह से डिस्क्राइब करते हो एक जगह को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया विंडो ऑन टू कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड क्या होता है? फ्रंट कोर्टयार्ड, बैक कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड क्या होता है? यस, ठीक है। तो विंडो ऑन टू द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के ऊपर से ये खिड़की थी जहाँ से ये हुआ वो हुआ, ठीक है। टॉप फ्लोर ऑफ द पैलेस, महल का सबसे ऊंचा ऊपर का फ्लोर। सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब स्क्वायर का मतलब होता है कोना। जैसे कि पूरी स्ट्रीट का स्क्वायर, उस कोने पे ब्रिटिश टर्म ये यूज होती है,
ठीक है ना। तो उसका सेंटर, उस कोने में, उस सेंटर पे या उस गली के एंड के सेंटर में वो पर्सन खड़ा था। मतलब ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्टिव चीज़ें यूज़ होती हैं, वर्ड्स यूज़ होते हैं। नाउ व्हाट आर द गुड फीचर्स ऑफ अ गुड नरेटिव? उसमें क्या होता है गुड नरेटिव में? इसमें होता है स्पेसिफिक चीज़ें रीडर को इंगेज करके रखने के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर आई स्पार्कल्ड लाइक सफायर्स इन द डार्क, कि उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थी डार्कनेस में भी। डार्क ब्लू मार्बल्स लेक, हर आईज इमेजिन वर फ्रेजिंग लाइक इवोक्स द इम्प्रेशन ऑफ द राइटर। इसमें क्या होता है, कई बार हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे रीडर पूरी तरह उसमें इनग्रॉस हो जाता है, खो जाता है। ठीक है, जैसे करके सीढ़ियों के ऊपर वो चढ़ता गया, फिर पत्ते उसके पैरों के नीचे कड़कड़ा उठे, ऊपर बिजली चमकी और सडनली अंधेरा हो गया, फिर वो 4 कदम ऊपर चढ़ा तो उसके ऊपर एक स्केलेटन आके गिरा, पर्सन डर जाए। ठीक है ना। उसके अलावा देखो, हर आईज वर ब्राइटन एंड सफायर, द आर्म रेस्ट ऑफ टीपू सुल्तान गोल्डन स्टोन थ्रोन। टीपू सुल्तान ये साउथ एरिया के किंग थे, ठीक है ना, उनके गोल्डन थ्रोन। कभी टीपू महल आप विजिट करो जब आप साउथ जाते हो, देखना आज भी वो महल कितना जगमगाता है। हर आईज वर सफायर, ये देखो जैसे जैसे ये एग्जाम्पल दिया उसी तरह से कई तरह के एग्जाम्पल्स है। जैसे जैसे आप स्टोरीज पढ़ोगे, नॉवेल्स पढ़ोगे, यू विल बी गेटिंग टू नो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स कि किस तरह से हम एडजेक्टिव्स यूज़ कर करके एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। शायद हो सके असल में ऐसा ना हो जितना डिस्क्राइब किया जाता है। नाउ राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, सबसे पहले सिलेक्ट अ टॉपिक। पहले तो आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करना है कि आपने किस चीज़ के ऊपर डिस्क्राइब करना है। देन जनरली डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट आर नैरो इन फोकस, ज़रूरी नहीं है कि वो वाइडर हो, वो एक नैरो इन फोकस, क्योंकि सिर्फ उसी पर हमने फोकस करना है। वाइडर होता है हमने कई चीज़ों पर फोकस, नैरो इन फोकस मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। दिस अलाउज फॉर एन इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द सब्जेक्ट, कि हमने उस एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इन डेप्थ उसको हमने पढ़ना है, पूरी डीपर अंडरस्टैंडिंग से उसकी नॉलेज लेनी है। इफ एवर द ओल्ड एडेज शोज डोंट टेल अप्लाइड इन राइटिंग जेनर, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट आर इट अबाउट। बी श्योर दैट द टॉपिक इज समथिंग दैट कैन सस्टेन योर इंटरेस्ट एज वेल एज द रीडर्स इंटरेस्ट। इस चीज़ पे श्योर रहो कि जो टॉपिक आपने लिया है वो आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और रीडर जिसने बाद में उस चीज़ को पढ़ना है उसका भी इंटरेस्ट उसमें बना रहे। डिस्क्रिप्टिव एसेज रिक्वायर द राइटर टू गो इनटू ग्रेट डेप्थ टू इवोक द पर्सन और प्लेस और थिंग। इफ द राइटर डजंट केयर अबाउट द टॉपिक देन फॉर श्योर द रीडर वोंट ईदर। अगर राइटर जो लिख रहा है उसी ने इंटरेस्ट से नहीं ना काम लिया, उसी ने बस कुछ ऐसे ही लिख दिया, तो ये हमेशा याद रखो कि रीडर भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग है तभी जो पढ़ेगा उसका भी इंटरेस्ट बनेगा। A good starting point for many students is to write about something that is very personal for them. कोई चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस पहले लिख के देखो। अगर आपने स्टार्टअप करना है तो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आप पहले लिख के देखो, वो आपके लिए गुड स्टार्टअप होगा। फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड मेमोरीज, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को पहले लिखो। उसके अलावा एम्बेरसिंग मोमेंट्स, बचपन में कई एम्बेरसिंग मोमेंट्स हुई हैं, कई जगह आप चौंके हो, कई जगह एम्बेरस हुए, कई जगह बड़ा परेशान हुए, वो सब कुछ लिखो। और अ फेवरेट हॉलीडे टू मेक फॉर अ गुड टॉपिक्स। फेवरेट हॉलीडे, बचपन में कोई हॉलीडे जो आपकी फेवरेट रही हो, मेरे ख्याल जून जुलाई की छुट्टियाँ या दिसंबर हॉलीडेज, ये 2 सीज़न आप लोगों के फेवरेट होते थे। आपको दिवाली टाइप फीलिंग्स आती थी कि नहीं? जैसे ही गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती थी, ओ हो हॉलीडे होमवर्क तो 10 दिन में कंप्लीट किया, 5 दिन में करना है, और फिर उसके बाद फ्री। बैग वो फेंक के देख लेते थे, वहाँ फेंका वहीं से उठाना है हमने 1 जुलाई को, पढ़ा रही वहीं पे टिक के, बैग को 200 धमकियाँ देके, 500 कस्में देके, और उसके बाद चल भाई। मुझे लगा 30 जून के आसपास आधे बच्चों को तो बीमारी हो जाती थी, बुखार चढ़ना शुरू हो जाता था, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा होता था? क्योंकि आप लोगों को स्कूल इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। मेरे ऐसा स्कूल के इंतजार में रहता था कब स्कूल खोले तो मैं 10 जनों को जाके पीटना है। मेरा ऐसा तो उसके इंतजार में रहता था स्कूल कब खुले, मेरा गैंग कब मुझे मिले, ठीक है। As the purpose of descriptive test is to describe something vividly, so to express emotions so clearly that the reader can feel it too. The personal topic can provide the perfect material for this type of essay. कि आपको एक परफेक्ट मटेरियल मिले। अगर आपने बनाया ही इस टाइप का है
डिस्क्राइब आपने किया बहुत विविडली, उसमें इमोशंस क्लियरली हैं, तभी रीडर भी उसको अपने साथ जोड़ के चलेगा, उसको भी पर्सनल लगेगा, क्योंकि कई तरह का आपके पर्सनल एक्सपीरियंस दूसरे के साथ भी रिलेट होंगे, स्पेशली चाइल्डहुड मेमोरीज। हमारी चाइल्डहुड मेमोरी में एक ही चीज़ कॉमन, हम सब खेलते थे, खेल अलग अलग होते थे पर सब खेले हो बचपन में, पता नहीं क्या कुछ शरारतें की हैं, शरारतें कॉमन है कि शरारतें की हैं पर वो अलग अलग तरह के खेले हो, ठीक है। इट इज़ ईजियर फॉर अस टू डिस्क्राइब दोज थिंग्स विच वी हैव इमीडिएट नॉलेज ऑफ, इंटीमेट नॉलेज ऑफ। इमीडिएटली जो आपको जिस चीज़ की इंटीमेट नॉलेज है, पूरी तरह से है, अब से सपोज करो आपसे कोई चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में पूछा जाए कि आपने कोई शरारत बताओ, अब आपको पूरी तरह से याद होगी वो, जिसमें आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के शरारत की है, ठीक है। दिस इज वाई मेमोरीज मेक सच रिच फॉडर फॉर दिस टाइप ऑफ ऐसे। अब चाइल्डहुड मेमोरीज एक बहुत अच्छा फॉडर बनता है, खुराक बनती है, खाद बनती है। फॉडर मतलब खुराक, खाद बन जाती है इस तरह के एसेस का। अगर आपको चाइल्डहुड मेमोरी, आप ग्रंथ लिख दो, चाइल्डहुड शरारतों पे आप बहुत सारा कुछ मटेरियल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक ऑलरेडी आपके पास खजाना है उस चीज़ का, सो इट बिकम्स, वो एक खाद बन जाती है आपको एक बहुत अच्छा ऐसे लिखने के लिए। We can think back to what things looked like, sounded like, smelled like, tasted like and felt like. वो आप थिंक बैक भी कर सकते हो, उस टाइम में आपको कैसे कैसे अनुभव होते थे, क्या क्या आप करते थे, कैसी कैसी शरारतें करते थे, या तब आपको दुनिया कैसी दिखती, तब आपके लिए एक वंडर इमेज होती थी, ठीक है। वी कैन कंजोर टू इन आवर माइंड्स आई व्हाट इट वाज लाइक टू एक्सपीरियंस द मेमोरी ऑफ ऑल द टाइम, मेकिंग इट ईजियर फॉर अस टू रिक्रिएट इट अगेन इन द माइंड ऑफ आवर रीडर्स। क्योंकि आपके जो माइंड ऑफ द रीडर में दोबारा रिक्रिएट करना पड़ता है उस चीज़ को। क्यों? वो आपसे जुड़ी होती है, स्पेशली बचपन की यादें वो आपसे जुड़ी होती है, इसलिए आप वो दोबारा उसको रिक्रिएट कर सकते हो। वेल इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग सम टाइम टू सिलेक्ट अ सूटेबल टॉपिक फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। ये बहुत अच्छा है कि आप एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट पर एक अच्छा टॉपिक चूज करो। A well chosen topic can go a long way to kick starting for some good writing. A well chosen topic, अच्छा चूज किया हुआ टॉपिक एक किक स्टार्ट बनता है किस चीज़ का, आप आगे के आगे लिखने के लिए भी बहुत अच्छी स्टार्टअप बनती है। To avoid this, it is essential that you narrow down which aspects of your selected topics your essay will concern itself with. आप नैरो डाउन कर लो, ज़रूरी नहीं है कि अगर इवन अपने चाइल्डहुड मेमोरीज में आपने तो करोड़ों काम किए, उनमें से नैरो डाउन कर लो कि मैंने जो एक्स्ट्रा 10 शरारतें की थी जिसमें हमने लोगों को खूब परेशान किया था, वो चूज़ कर लो, ठीक है, उस पर लिखो, क्योंकि नेचुरली किया तो होगा, ठीक है ना। एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ डूइंग दिस इज बाय राइटिंग अ थीसिस स्टेटमेंट। अगर आपने कोई थीसिस लिखी है तो उसकी स्टेटमेंट बनाना शुरू करो कि हाँ मेरी ये स्टेटमेंट थी, मेरा ये टॉपिक था। The thesis statement lays out specific purpose of the text and usually it is embedded in introductory paragraph. Introductory paragraph में भी वो embed हो सकता है, क्योंकि आपने एक thesis किया, आपने एक चीज़ को present इस तरह से किया है। Next is explorative text. An exploration is a like of educated guess or a hypothesis. When you make an exploration, you take facts and observation into present or known situation and use them as a prediction about what it might eventually happen. Exploration comes from the word extra, meaning outside, and a shortened form of the word interpolation. Interpolation might sound like make-up word, but it is not. An interpolation is an insert between 2 points. ठीक है, जैसे hypothesis होती है. What is hypothesis? हमने फैक्ट्स को फाइंड आउट किया है, ठीक है। मुझे याद दिला देना, मैं अपनी बुक आपको लाकर दिखाऊंगी, उसमें पूरा है, मेरी थीसिस देखना। आई विल जस्ट शो यू कि उसमें हाइपोथेसिस क्या होती है, उसमें इंट्रोडक्शन क्या होती है, हाउ वी डू इट, हमने उसका स्टार्टअप भी कैसे करना मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो हाइपोथेसिस होती है हमने फाइंडिंग्स, यहाँ से फाइंड आउट किया, वहाँ से फाइंड आउट किया, इधर से खोज करी, उधर से खोज करी, वो चीज़ होती है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजीज टू डिकोड एंड extrapolative text. You can adopt infernal comprehension in order to understand extrapolative text in a better way. Infernal comprehension is the ability of process written information and understand the underlying meaning. कि आपने जो written information है उसको समझना, उसको पूरा एक्सप्लोर करना, उसकी एक एक वर्ड को समझना और फिर उसको अपने वर्ड्स में उतारना। सपोज करो आपको कोई टेक्स्ट बड़ा है, उसको हमने शॉर्ट करना है, उसको हमने समराइज करके अपने वर्ड्स में लिखना है।
A higher and more complex level of comprehension involves critical analysis. इसमें critical analysis लगते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमने ये देखना है कि क्या क्या हमने पढ़ा है उसको हमने critically analyze करना, ठीक है, ये critic का भी काम होता है. नेक्स्ट चैप्टर आपका है एसेंशियल स्किल्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सबसे पहली चीज होती डिकोडिंग. हमने पहले पढ़ा था ना इनकोडिंग डिकोडिंग, याद है? व्हाट इज डिकोडिंग? डिकोडिंग इज अ की स्किल फॉर लर्निंग टू रीड दैट इन्वॉल्व्स taking apart the sound in words, segmenting and blending sounds together. It requires both knowledge of letter sound relationships as well as the ability to apply that knowledge to successfully identify written words and make meaning. Decoding is essential in reading. It allows students to figure out most of the word they have heard but never seen it print. Decode करना, translate करना, जो पढ़ा है उसको अपने शब्दों में लिखना, ठीक है. डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग प्रिंट स्पीच बाय रैपिडली मैचिंग अ लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स टू द साउंड एंड रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न दैट मेक्स सिलेबल वर्ड्स, ठीक है. कोई पैटर्न है, कोई साउंड्स है जो आपने देखी है और उसको अपने वर्ड्स में उसका मतलब निकालना, वो होता है डिकोड करना. The brain that deals with language processing, it does this process automatically. 30% of students do not access this part of the brain and therefore must be taught decoding strategies very explicitly. हमारे जो ब्रेन है उसमें पार्ट एक ऐसा होता है जो हमें डिकोडिंग सिखाता है, पर हम मोस्टली हमने स्कूल्स में डिकोडिंग प्रोसेस नहीं सीखी. यानी कि कोई साउंड और सिंबल है, जैसे ये फ्लावर बना हुआ है, ये एक सिंबल है, इसको डिकोड करना, अपने वर्ड्स में लिखना कि इसका मतलब क्या है. दिस इज डिकोडिंग. ठीक है, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अलग अलग साउंड होते हैं, जैसे कि इस टाइप का एक साउंड सिंबल होता है. ये पूरा एक मैसेज है. इसका क्या मतलब है? एक बिल्डिंग है जो टॉल है, उसके आसपास झाड़ है प्लस पेड़ लगे, फिर एक सीधी सड़क है और एक और बिल्डिंग जा रही है. ये डिकोडिंग करेगी. दिस इज साइन एंड सिंबल लैंग्वेज. ठीक है, आप कोई इस तरह का डायग्राम बनाओ जिसको डिकोड किया जाए, ठीक है ना. यही चीज इसमें बताइए कि डिकोडिंग क्या होता है. डिकोडिंग इज डन थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशन सच स्किल्स एज नॉलेज ऑफ लेटर पैटर्न्स, लेटर के पैटर्न्स, हाउ लेटर्स साउंड व्हेन प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, विच वेरीज वेराइडली इनटू चूजन लैंग्वेज और डायलेक्ट. या तो लैंग्वेज या डायलेक्ट या सिर्फ लेटर और पैटर्न्स. दिस इज पैटर्न. पैटर्न्स के हिसाब से ये चीज़ चलती है कि कैसे आप किसी मैसेज को डिकोड करते हो इन योर ओन वर्ड्स, which need to be sounded out and sounded common pattern within new words such as use of ch sound and sh sound and ea sound and so on. साउंड पैटर्न की भी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसको डिकोड करना, स्पेशली ch, च, श, अ, उसका क्या अर्थ है वो बताना. ठीक है, साउंड लैंग्वेज भी होती है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज भी होती है. सबसे पहली चीज़ है उसमें समझना phonemic awareness is a student's ability to hear, identify and when speaking, कि उसको सबसे पहले सुनना, आइडेंटिफाई करना एंड व्हेन स्पीकिंग टू मैनिपुलेट द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड दैट माइट मेक अ डिफरेंस टू वर्ड मीनिंग. कोई स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ साउंड जिसको सुनना और फिर उसके वर्ड का मतलब निकालना इनटू अ डिफरेंट मीनिंग, सुन के समझना. दोज लर्निंग टू रीड print will need to become more aware of how sound of each word, including their similarities and differences regarding to new sentence in context. जो चीज़ उसको सुन के समझ के इंटरप्रेट करते हैं उनको एक एक साउंड का मतलब पता होना चाहिए कि ये साउंड अगर निकली इसका मैंने मतलब लिखना है, इसका क्या मतलब बनता है, ये क्यों निकली है, कैसे निकली, उसको डीपर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के साथ चलना. In order to sound word out more easily, developing phonemic awareness will be vitally important because it is important part of the process discussed previously, the process of decoding. Those learning to read must understand that words are made up of speech sound.
जो लोग इस लैंग्वेज को पढ़ के डिकोड कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि किस चीज़ से वर्ड बनते हैं। सबसे पहले होता है स्पीच साउंड, फिर होता है फिनोमिक्स दैट इज कॉल्ड इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस देयर एबिलिटीज। सो टर्मिनोलॉजी फिनोमिक अवेयरनेस, कि आपको पता होना चाहिए जो ये मैंने साउंड सुनी है उसकी मेरे को अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये साउंड क्यों है और इसका क्या मतलब निकल रहा है। हम अपनी फिनोमिक अवेयरनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज साउंड। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी होती है साउंड सुनी और फिर उसे कैटेगराइज करनी, उसको कैटेगराइज की किस चीज़ की आवाज़ है, पेड़ की आवाज़ है, पत्ते की आवाज़ है, किस चीज़ की है। ब्लेंड साउंड टू फॉर्म वर्ड्स, साउंड्स को ब्लेंड किया। अब जैसे भी कार का हॉर्न आया, साउंड थी, उसको ब्लेंड किया टू फॉर्म वर्ड। वर्ड क्या फॉर्म किया? हॉर्न ऑफ अ कार या कार्स हॉर्न, ठीक है। डिलीट और ऐड साउंड टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। अब बीच में पंखे की आवाज़ भी आ रही, डिलीट किया, डिलीट करो या ऐड करो कि वन फैन, एग्जॉस्ट फैन इज ऑल्सो, ठीक है, टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। देन सब्सटीट्यूट साउंड्स टू मेक न्यू वर्ड्स, सब्सटीट्यूट करो और साउंड्स को ताकि हम और वर्ड्स को बना सकें। लर्न रूट वर्ड, बेस ऑफ द वर्ड को लर्न करना, as well as prefix and suffix word, as well as affix words which are common to your primary language। वो वाले suffix और affix words जो कि आपकी प्राइमरी लैंग्वेज जो आपने शुरू से सीखी है उसके साथ कॉमन, उससे रिलेट होते हो। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग डिकोडिंग स्किल्स। सबसे पहली चीज़ है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। क्या चीज़ होती है फोनोलॉजिकल? जो हमने कुछ सुना है उससे हमें अवेयरनेस। ये रिसर्चर्स भी कहते हैं, रिसर्च हैज शोन दैट अवेयरनेस इंस्ट्रक्शन इज नॉट ओनली इन्वॉल्व इंस्ट्रक्शन एंड एडवांस्ड अवेयरनेस बट कॉन्सेप्ट सच एज मैनिपुलेटिंग फिनोमिक बट लर्निंग द फिनोमिकल स्किल्स। इसका मतलब कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको एबल होना चाहिए कि हियर जो किया है उसको हम इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है। टू साउंड्स, उनको हमें दो साउंड्स के बीच में, जैसे अभी आपने हॉर्न सुना प्लस ये पंखा चल रहा है, सो एज अ स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू साउंड्स। फिनोमिक अवेयरनेस यही चीज़ होती है कि हमें डिफरेंस कर सके बिटवीन टू साउंड्स, 3 साउंड्स या 10 साउंड्स, और उसके अलावा ब्रेक अ वर्ड इनटू इंडिविजुअल साउंड एंड ब्लेंड दी साउंड, ठीक है ना। आपने इकट्ठी दो आवाज़ें सुनी, हॉर्न बज रहा है, इधर पीछे से ढोल ढमक्का या फैन, सो यू शुड बी एबल टू ब्लेंड दिस, कि आपने ब्लेंड भी किया है, सारे मिक्स भी किए, प्लस आपने इंडिविजुअली उसको ब्रेक करना है। साउंड ऑफ अ हॉर्न, मूविंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, एज वेल एज ड्रम बीट, ठीक है, एंड ब्लेंड देम इनटू योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट इज लर्न syllable टाइप्स एंड syllable डिविजन। When you face an unknown word, this decoding strategy should be your first step। जब आप एक unknown word पहले सुनते हो तो decoding strategy आपकी जो पहला step है by locating vowels। पहले तो आप vowel को locate करो, इस word में कहाँ है। Then syllable division, syllable कैसे हमने जो सुना है उसको हम divide करें। And determining syllable time, students are able to break a word into bite-size pieces। कितने bite-size pieces, कितने bits pieces के हिसाब से आप उस sound को डिवाइड कर सको। दिस इज एन एरिया इन विच मैनी इंटरवेंशंस फॉल शॉर्ट। ये वो एरिया है, कई बार इंटरवेंशन होती है कि हाँ, कई बार हमें गलती भी लग सकती है कि नहीं ये वो साउंड नहीं थी जो हमें लगा। हमें लगे एक चिड़िया चहक रही, वो चिड़िया के चहकने की ना आवाज़ हो, कुछ और हो, ठीक है। स्टूडेंट्स लर्न टू ब्रेक अ वर्ड इनटू सिलेबल्स ओरली। स्टूडेंट्स ये चीज़ सीख लेते हैं कि हमने एक वर्ड जब हमने सीखा उसके हम सिलेबल्स को हम ओरली भी हम जो हमने बोलना है उसको हम कैसे ब्रेक कर सकें। बट नॉट हाउ टू डिवाइड द प्रिंटेड वर्ड्स। प्रिंटेड वर्ड्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते, पर ओरली जो आपने बोला है उसको अलग अलग हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्किंग वॉवल्स। वॉवल्स A-E-I-O-U-N-Y, उसको हमने कैसे मार्क करना है। द वॉवल्स आर ट्रिकीस्ट पार्ट इन मोस्ट वर्ड्स फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स। कई बार वॉवल्स को हमने ब्रेक करना, साउंड ब्रेक करना, उसमें हमारी वॉवल्स की जो साउंड है वो बहुत ट्रिकीस्ट पार्ट होता है। जैसे मैंने वर्ड आपको बताया था वोकैबुलरी, उसमें वॉवल को पहचानो कि इसमें कौन सा वॉवल वो लिखा गया है और सुना कौन सा है हमने, तो उसको ब्रेक करके बोलना मुश्किल होता है। By locating and marking the vowels, it is not only facilitates syllable division but also pronunciation and decoding।
हमने सुना और समझा, उसको हमने सुना और समझने के अलावा हमने ये भी देखना है कि डिकोड हम कैसे कर रहे हैं, उसको अपने वर्ड्स में हम कैसे लिख रहे हैं, उस चीज़ को हम समझ कैसे रहे हैं, वो भी ज़रूरी है. It is often useful to learn and brief the marker marking so that you can mark vowels the correct sound, saying the vowel sound before attempting to blend the word. पहले आप vowel को बोल लो, फिर उसको बाद में अटेम्प्ट करो कि हाँ इसमें हमें क्या सुनाई दे रहा है, खुद ही बोल के देखो, ठीक है. और उसके बाद हमें देखना है कि कैसे हमें साउंड कर रहा है, अब हम उसको हम कैसे अपने वर्ड्स में लिखें. नेक्स्ट इज लुकिंग फॉर फेमिलियर स्पेलिंग पैटर्न्स. ये बहुत ज़रूरी होता है. Looking for familiar spelling patterns such as digraphs, blend or chunks is a key skill to aid when decoding words. Students may make connection from known words to new words. सबसे पहले आपने न्यू वर्ड, आपने नोन वर्ड्स से आप कनेक्शन बनाओगे कि मैंने पहले भी पढ़ा है, अब एक अननोन वर्ड की तरफ जाओ, फिर अब देखो कि आपस में इनकी सिमिलैरिटी है कि नहीं है. If a student is familiar with the word cold, it will assist them in reading the word like withhold. अगर आपने पहले से ये वर्ड पढ़ा है कौन सा, कोल्ड, और आपको पता है कि इसका क्या मतलब है, तब जब नया वर्ड पढ़ोगे विद होल्ड, आपको होगा कि उसके आसपास का सुनने में कोल्ड विद होल्ड सिलेबल साउंड ऑलमोस्ट सेम है. और गोल्डन, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज पैटर्न लाइक साइलेंट लेटर्स. साइलेंट लेटर्स कौन सा, जैसे ऑनेस्ट वर्ड है, इट्स साइलेंट है, तो आपने रिकॉग्नाइज करोगे कि ये लिखा हमने एच से है, पर हमने साउंड हमारा वॉवल कौन सा है, ओ से, ऑनेस्ट, ठीक है. तो साइलेंट लेटर की भी रिकॉग्निशन आपको पता चले. एज अ वर्ड राइट नोम नाइट. अब नोम जो है जी से है पर जी साइलेंट, नाइट के से है पर के साइलेंट. एज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, आपको पहले से प्रिडिक्ट किया कि यस के नाइट जो वर्ड है इसमें के जो है साइलेंट है. उसी तरह से नोम जी साइलेंट है, ग्नोम नहीं है, कनाइट नहीं है, नोम और नाइट, ठीक है. नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन एंड ब्लेंडिंग. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू बी प्रोफिशिएंट एट बोथ सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग एट फिनोमिक्स. सेगमेंट कैसे करना है, उसको ब्लेंड आपस में वर्ड्स को कैसे करना है, हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए स्पेलिंग पैटर्न्स के हिसाब से. हमें पता होना चाहिए कैसे उनको सेगमेंटाइज करना है और कैसे उनको ब्लेंड करना है. आइडेंटिफाई अफिक्सेस, बेस वर्ड एंड रूट. आपको अफिक्स की पता होना चाहिए, अफिक्स कहाँ है, बेस वर्ड कहाँ है, रूट वर्ड कौन सा है. उसके अलावा क्रिटिकल पार्ट कैसा है रीडिंग और स्पेलिंग में, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, उसका क्रिटिकल पार्ट कैसा है कि हम उसको कैसे स्पेल आउट कर रहे हैं, कैसे रीड आउट कर रहे हैं. रीइंफोर्स द यूज ऑफ मीनिंग क्लूज और सेल्फ मॉनिटर. Even the most proficient reader while decoding words is going to need the use of context clues. बहुत आप अच्छे एविड रीडर हो, गुड रीडर हो, फिर भी आपको कोई ना कोई कंटेक्स्ट चाहिए होना, क्लू पता होना चाहिए कि ये वर्ड किस चीज़ से मेल खा रहा है. एंड अंडरस्टैंड हेट्रोनॉमिकल वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड बट द सेम प्रोनाउंस डिफरेंटली विद द डिफरेंट मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल सो, विंड, सो में फीमेल पिग भी आता है, प्लांट सीड भी आता है, मतलब स्पेलिंग एक ही है, मतलब अलग है. विंड, विंड में ब्रीज भी आता है, रोल अप भी होता है. बो, बो रिबन का भी होता है, फ्रंट ऑफ द बोट भी होता है, बोट का फ्रंट. सो यू शुड बी नोइंग ऑल दिस. यूज योर फिंगर्स टू मैश वर्ड्स एंड वर्ड पार्ट. कई बार हम कहते हैं कि हम अपनी फिंगर्स का भी यूज करते हैं हम वर्ड और वर्ड पार्ट को मैशअप करने के लिए. ऑल्दो मार्किंग अप अ वर्ड विद पेंसिल एंड इवन कलर इज अनडाउटली हेल्पफुल, there are times every student life where this sort of text marking is not an option. Covering suffixes or syllables with your finger is an excellent substitute that makes decoding instruction and multisensory and less visually overwhelming. कई बार आप हाइलाइटर यूज़ करो, मार्कर यूज़ करो, उसके अलावा सुफिक्स और अफिक्स को शायद कवर भी कर सकते हो ताकि आप बाकी वर्ड्स को आराम से डिकोड कर सको. ट्रेस अननोन सिलेबल्स और ट्रिकी वर्ड्स. कई बार अननोन वर्ड्स होते हैं, आपने अपनी बुक में पढ़ा कोई अननोन वर्ड है, उसको ट्रेस करो. जो ट्रिकी वर्ड्स है जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, उसको अंडरलाइन कर लो, उसको मार्क करके रखो ताकि आपको पता चले, बाद में अपनी मेमोरी में उसको रिटेन कर सको कि इनका क्या मतलब है. ठीक है, चलो बाकी हम